नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं अभिव्यक्ति की कोई सीमा नहीं होती, वो अनंत होती है और इसीलिए उसके कई रूप और कई प्रकार होते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवा रहे हैं जो कि 3 in 1 है। वो स्क्रीन प्ले राइटर हैं, वो फिल्म मेकर हैं और वो फोटोग्राफर हैं। हमारी आज की तेजस्विनी सूनी तारापुरवाला। कभी कभी कोई एक सलाह या राय इंसान को किस तरह उसे उसके मकाम तक पहुंचा सकती है, इसकी मिसाल है सूनी तारापुरवाला। 1982 में कॉलेज शिक्षा से फुर्सत के समय सूनी फोटोग्राफी की ओर आकर्षित तब हुई जब उनके द्वारा अपने पारसी परिवार की तस्वीरों को उस वक्त के मशहूर फोटोग्राफर रघुबीर सिंह ने बेहद सराहा और उन्हें पारसियों के जीवन पर डॉक्यूमेंटेशन की राय दी, जिसका नतीजा रहा कि भारत के पारसी समाज पर पहली विजुअल प्रेजेंटेशन के तौर पर एक बेहतरीन पुस्तक पारसीज द ज़ोरास्ट्रियंस ऑफ इंडिया अ फोटोग्राफिक जर्नी सामने आई। फोटोग्राफी को पैशन बना चुकी सूनी के कैमरे ने आम फहम लोगों के जीवन को अत्यंत जीवंत तौर पर कैद किया। फोटोग्राफी से इतर सूनी तारापुरवाला फिल्मों की दुनिया में बतौर स्क्रीन राइटर एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्होंने मीरा नायर निर्देशित मशहूर फिल्में मिसिसिपी मसाला, द नेमसेक और सलाम बॉम्बे की पटकथाएं लिखी। सिनेमैटिक अडेप्टेशन में माहिर सूनी तारापुरवाला ने कई मशहूर कथाओं को सिनेमा के पर्दे पर उतारा। इसी के साथ सूनी ने खुद भी एक फीचर फिल्म लिटिल जीजू का निर्माण किया। वर्ष 2014 में पद्मश्री से सम्मानित सूनी तारापुरवाला हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ 3 in 1 मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सूनी तारापुरवाला। ग्रेट टाइटल बहुत अच्छा लग रहा है 3 in 1। पहले टेप रिकॉर्डर चलते थे ना, वो 2 in 1 होते थे, हमने 3 in 1 कर दिया। तो आपने कैसे शुरुआत की? आप तो बॉम्बे में पढ़ रही थी लेकिन आप फिर हार्वर्ड चली गई, कैसे जाना हुआ हार्वर्ड? मैं बहुत लकी हो गई। मैं ज़ेवियर्स कॉलेज में पढ़ रही थी स्कूल के बाद और काफ़ी बोर हो रही थी। अच्छा। क्योंकि कितने दिन कैंटीन में बैठ सकते हैं। और मेरा एक कज़न था बॉजन संजाना, वो प्रिंसटन में स्टडी कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ट्राई कर, अप्लाई करके ट्राई कर। मगर वो टाइम पे अंडर ग्रेजुएट्स के लिए बिल्कुल मुश्किल था। कब की बात है ये? मैंने जब अप्लाई किया 74 में और मैं गई 75 में 1975। तो मैं USIS पे गई इंफॉर्मेशन के लिए और USIS ने मुझे कहा कि इम्पॉसिबल है, अंडर ग्रेजुएट के लिए एडमिशन भी इम्पॉसिबल है, स्कॉलरशिप भी इम्पॉसिबल है। मगर किस्मत आपके साथ, किस्मत और डिटर्मिनेशन। मैंने बोला कि मैं ये सब सुनने वाली नहीं हूँ, तो मैंने खुद लिख लिया कुछ 40 कॉलेजेस पे इंफॉर्मेशन के लिए। तो वो रिड्यूस होके तो 5 कॉलेज का एप्लीकेशन किया। वो टाइम फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस थे, तो फुल स्कॉलरशिप की ज़रूरत थी क्योंकि हमको सिर्फ $3 अलाउ थे यहाँ से ले जाने के लिए। तो $3 में क्या होता है? तो आई वॉज़ वेरी लकी। एक कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला फुल स्कॉलरशिप के साथ और वो हार्वर्ड था। तो आप क्या पढ़ना चाहती थी? क्या उस समय था? आप कह रही है कि आप बोर हो रही थी, तो मतलब बोरियत से ही शायद फिल्म बाद में निकली, उसी से शायद कुछ क्रिएटिविटी निकली? मैं बोर हो रही थी क्योंकि मुझे लगा कि मैं यहाँ पे चैलेंज नहीं हो रही हूँ। ऐसे नहीं पता था मैं क्या करना चाहती हूँ, मगर मुझे पता था मैं क्या नहीं करना चाहती हूँ। मैं कैंटीन में हर रोज़ बैठ के गपशप नहीं करना चाहती थी। तो क्या पढ़ना चाह रही थी आप उस वक्त? लिबरल आर्ट्स। और अमेरिका में ये अच्छी चीज़ है कि आप लिबरल आर्ट्स पढ़ते हो तो एक बहुत वाइड वैरायटी के कोर्सेज आप पढ़ सकते हो। तो हर सेमेस्टर में 3000 कोर्सेज का कैटलॉग है, उसमें से आप कुछ भी चुन सकते हो। तो मैंने काफ़ी कोर्सेज हिस्ट्री में किए, सोशल साइंसेस, लिटरेचर। और वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर से मैंने आई फाउंड आउट दैट यू कैन एक्चुअली स्टडी फिल्म्स। तो मुझे तो वो तो बहुत अच्छा लगा कि क्रेडिट मिल रहा है, ग्रेड्स मिल रहा है और फिल्म देखना है।
तो पहले सेमेस्टर से मैंने फिल्म कोर्सेज शुरू किए। तो आप तो मुंबई नगरी में रहती थी, मुंबई नगरी तो फिल्म की नगरी है। हाँ, तो उस वक्त क्या फिल्मों से कुछ दोस्ताना था, कुछ यारी दोस्ती थी फिल्मों से? मुझे बुक्स और पढ़ने में ज़्यादा शौक था। फिल्मों का नहीं था? फिल्म था मगर इतना शौक नहीं था। मोर रीडिंग बुक्स, नॉवेल्स, फिक्शन। मगर यहाँ तो ऐसे नहीं था कि हम पढ़ सकते थे फिल्म्स। हम जेवियर्स में तो वो समय में ऐसे नहीं था कि आप कोर्स ले सकते हो और हर 20 फिल्म देख के आपको ग्रेड मिलेगा, ऐसे नहीं था यहाँ। तो फोटोग्राफी और फिल्म में मैंने ज़्यादा कोर्सेज लिए। उसके बाद फिर आप न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी भी गई? सिनेमा स्टडीज़ का MA लिया मैंने। सिनेमा स्टडीज़ होता है फिल्म थियोरी और क्रिटिसिज्म, तो वो कोर्स मैंने किया। तो सब इनडायरेक्टली मुझे स्क्रीन राइटिंग में यूज़फुल था ये। मैंने स्क्रीन राइटिंग पढ़ा नहीं, मैंने ऐसे नहीं पढ़ा कि कैसे स्क्रिप्ट लिखना है, मगर मैं लिटरेचर स्टूडेंट थी तो आई न्यू हाउ टू लुक एट स्ट्रक्चर, स्टोरीज, कैरेक्टर, पॉइंट ऑफ व्यू। फिर सिनेमा स्टडीज़ में मैंने काफ़ी फिल्में देखी, क्लासिक्स देखे, तरह तरह का दुनिया भर की फिल्म्स देखी। तो उसने मुझे दैट टॉट मी हाउ टू लुक एट फिल्म्स। तो उस समय जो फिल्में आप देखती थी, अगर आप फेलिनी की देखती थी या ब्रेसॉन की देखती थी, और एक तरफ मुंबई की मसाला फिल्में जो चलती होंगी, तो कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट उस समय आपको एज अ स्टूडेंट नज़र आता था कि फिल्म की एक कला वो है जो कि आप देख रही हैं और फिल्म एक अलग रूप में यहाँ बॉलीवुड में थी, तो कोई कॉन्ट्रास्ट नज़र आता था उस वक्त? ऑफ कोर्स बहुत कॉन्ट्रास्ट, मगर जब मैं यहाँ थी तब सिर्फ बॉलीवुड था, ये सब फिल्म्स हमारे स्कोप में नहीं थे देखने के लिए। तो जब मैं वहाँ गई तो मुझे पता चला कि कैसी फिल्म बनती है, कैसी फिल्म हो सकती हैं। श्योर। और ऑल्सो कि आप फिल्म का जो रेपुटेशन हो सकता है, फिल्म एक क्लासिक बुक की तरह भी हो सकता है कि आप उनको स्टडी करें, उनका जो बनाने वाला था वो बुक के जैसे ऑथर था, वो सब मैंने वहाँ सीखा। तो फिर उसके बाद फिर आपने हिंदुस्तान आने का फैसला कर लिया। आपने क्या सोचा था कि आप क्या करेंगी वापस आके? मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं क्या करूँगी। मीरा का फादर मुझे रेडलेस शिप बुलाते थे क्योंकि मुझे ऐसे कोई प्लान्स नहीं थे, कोई एम्बिशंस नहीं थे। आके मैंने स्टिल फोटोग्राफी किया क्योंकि वो तीसरा ट्रैक था जो मैं पकड़ना चाहती थी। जी। और फोटोग्राफी के बारे में मैं फिल्म मेकर अगर बनना चाहती थी भी, मगर मेरा पर्सनालिटी वो टाइम पे फिल्म मेकर का नहीं था कि सबको जमा करो, पैसा जमा करो, जैसे आप फौज का जनरल हो वैसा मेरा पर्सनालिटी नहीं था। और फोटोग्राफी मुझे ज़्यादा सूट करता था क्योंकि एक कैमरा और आप खुद एक कैमरा के साथ जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो मैं आके मैं स्टिल फोटोग्राफी शुरू किया। और मैं मैगज़ीन्स के लिए फ़ोटोज़ लेती थी और मेरे खुद के लिए मेरा टाइप का फ़ोटोज़ लेती थी। 82 में मुझे रघुबीर सिंह मिला, इंडिया के सबसे बड़ा फोटोग्राफी का कलाकार, कलर फोटोग्राफी का। और उन्होंने मेरा सब फ़ोटोज़ देख के बोला कि सुनी पारसीज़ों पे कंसंट्रेट करो क्योंकि ये सब्जेक्ट किया नहीं गया है, आपको इनसाइडर्स व्यू है। मैं जब आती थी हॉलीडेज़ के लिए तो मैं ब्लैक एंड वाइट, मैं वो टाइम सिर्फ ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी करती थी और मेरे फैमिली के खूब फ़ोटो लेती थी, फैमिलीज़ और पारसीज़। तो वो फ़ोटोज़ देख के उन्होंने कहा, सजेस्ट किया कि बुक बना। तो तब से 82 से चलते आइडिया दिया और 2000 में मेरा फर्स्ट एडिशन पारसीज़ का पब्लिश हुआ। क्या बात है। लेकिन ये बताइए कि इस बीच में एक कहानी जो छूट गई वो ये थी कि मीरा के साथ, बहुत बड़ी फिल्मकार हम सब जानते हैं मीरा, आपके साथ दोस्ती वहाँ पर हो गई और वो दोस्ती जो है वो फिर कई फिल्मों में हमने उसको देखा। हमारी दोस्ती हुई हार्वर्ड से क्योंकि हम दोनों अंडर ग्रेजुएट थे। हम दोनों सिमिलर थे कि खुद हमने अप्लाई किया, हमारे पेरेंट्स कुछ
जानते नहीं थे और हम बोर होते थे। हाँ, मेरा फादर ने मुझे बोला अगर एडमिशन स्कॉलरशिप मिलेगा तो जा सकती है। उन्होंने नहीं लगा कि एडमिशन मिलेगा और स्कॉलरशिप भी मिलेगा। और मीरा के पेरेंट्स का भी ऐसे ही विचार था, हम दोनों सेम रूट से आए। तो उस टाइम पे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स नहीं थे, अभी के जैसे नहीं है, हम सिर्फ 4-5 लोग थे। तो हमारा बहुत फ्रेंडशिप शुरू हुआ तब से। ग्रेजुएशन के बाद मीरा ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म शुरू की और उन्होंने फ़िक्शन फिल्म बनाने का उसका इच्छा था। तो सलाम बॉम्बे में हमारा पहला कोलैबोरेशन। तो सलाम बॉम्बे के लिए उन्होंने कैसे आपको, क्योंकि वो तो अमेरिका में रहती थी, आप तो वापस इंडिया आ गई थी। उनका डॉक्यूमेंट्री फिल्म सब यहाँ बनता था, इंडिया कैबरे, सो फार फ्रॉम इंडिया। तो क्या हुआ फिर, सलाम बॉम्बे कैसे हुई, कैसे आपने उसको लिखा, स्क्रीन प्ले लिखा? हमने काफ़ी रिसर्च किया। इनफैक्ट यही रास्ते पे ग्रैंड ट्रूथ स्टेशन पे एक ग्रुप था बच्चों का जो कचरे का डब्बा को संभालते थे, और मेरा काफ़ी फ्रेंड्स थे ये रास्ते पे। और उन्होंने हमको सैंडविच वाला के साथ इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस किया। जब मीरा और मैं पहले निकले बच्चों के साथ बात करने के लिए तो सब भाग गए, और बाद में हमको पता चला कि क्या हुआ। बच्चों समझते थे कि हम चिल्लर रूम से थे, और चिल्लर रूम के वो टाइम पे आदमी औरत लोग सब हमारे जैसे ड्रेस होके उनको पकड़ते थे, उनको ट्रैप करते थे। तो उन लोग हमको देख के तो भाग गए। फिर इंट्रोडक्शन मिला उनको, तो हम उनके साथ जो करते थे हम करते थे उनके साथ। कचरे का डब्बा के पास हम बैठ के उनके साथ बात करते थे। मरीन ड्राइव पे उन लोग स्विम कर नहाने को जाते थे, हम उनके साथ जाते थे। फिर पिक्चर में जाते थे, जो भी करते थे उनके साथ। तो एक बात होती है ना कि जब आप कोई चीज़ बनाते हैं, बहुत कुछ आप अपनी बैकग्राउंड से, जो आपने अपने अनुभव से देखा होता है, तो आप वो उस बैकग्राउंड को तो आप नहीं जानती थी, तो कैसे आपने उसको परसीव किया, कैसे उसको लिखा, और कैसे, ताकि जो रियलिटीज़ हैं वो स्क्रिप्ट में कहीं आ सके? मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर हम सिर्फ हमारे अनुभव और हमारे बैकग्राउंड के ऊपर लिखें तो बहुत लिमिटेड होता है, और कोई सब छोटी सब्जेक्ट को बना सकते हैं। मेरा बिलीफ है कि अगर आप उनके बाहर जाना चाहते हो तो दैट्स फाइन, मगर रिसर्च करना पूरा रिसर्च। तो हमने पूरा रिसर्च किया। और एम्पैथी भी एक चीज़ होती है कि आपका उनका क्या लाइफ है, उनका क्या अनुभव है, उनका क्या फीलिंग्स है, वो आप एम्पैथाइज करके आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो वैसे किया। तो सलाम बॉम्बे की बात हम कर रहे हैं, और ब्रेक के बाद भी हम जारी रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, उनकी और फिल्मों के बारे में बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए तेजस्विनी। एक बार फिर से आपका स्वागत है तेजस्विनी में। आज हमारे साथ जानी मानी फिल्मकार और स्क्रीन प्ले राइटर, फोटोग्राफर सुनी तारापुर वाला मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से ब्रेक के बाद। सुनी जी, जिस तरह से आप बताइए कि सलाम बॉम्बे हुई, तो सलाम बॉम्बे को तो नॉमिनेशन भी मिला ऑस्कर का जी, बहुत बड़ी बात थी उस वक्त भी और आज भी। कैसा लगा था? क्या वाकई आपको लगा था कि पहली बार हमने ट्राई किया और इसका ये इतना अच्छा रिजल्ट मिला? वो टाइम पे आई थिंक 88 था, मीडिया नहीं था, ऑस्कर्स के बारे में कोई जानते थे नहीं इंडिया में। इंडियन गवर्नमेंट ने हमको एक रोज़ भी नहीं भेजा कोई जानते थे नहीं, यहाँ ब्रॉडकास्ट भी नहीं होता था। इट वाज नॉट अ बिग डील इन इंडिया एट ऑल। तो हम गए वहाँ मैंने कुछ बंजारा का स्कर्ट पहना था, कुछ मिरर वर्क चोली, एंड अभी हमको लग रहा था कि आई डोंट थिंक वी रियलाइज्ड हाउ बिग अ डील इट वाज देन। हो गया, अच्छा था, इट वाज फन, तो वैसे था ऑस्कर्स। तो फिर उसके बाद लेकिन एक के बाद एक मिसिसिपी मसाला फिल्म आई, उसमें भी आपने स्क्रीन प्ले किया। किस तरह का एक्सपीरियंस फिर आगे की फिल्मों के साथ रहा? जब ये यात्रा, ये जर्नी जो है आगे बढ़ने लगी, तो वो बोरियत से आप निकल पाई कि नहीं निकल पाई?
every script I wrote was really interesting. तो I was very lucky कि मुझे पैसा मिल रहा था और मुझे सीखना मिल रहा था कि every script I wrote I researched. मिसिसिपी मसाला हमने रिसर्च किया, डॉक्टर अंबेडकर मैंने लिखा NFDC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो उस पर मैंने 10 साल काम किया और वो सबसे ज़्यादा मुझे सीखना मिला जब मैं डॉक्टर अंबेडकर का स्क्रिप्ट लिख रही थी। तो मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत ही अच्छा लग रहा था बिकॉज आई वाज लर्निंग अ लॉट, आई वाज गेटिंग पेड वेल, कुछ बोरिंग नहीं लग रहा था। लेकिन ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आराम से होते चले गए या आपको इसके लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ी? क्योंकि मीरा के साथ तो आप जुड़ी हुई थी आप दोनों, तो वो वहाँ से आ रहा था, लेकिन क्या क्या दिक्कतें आ रही थी? कुछ ऐसा लग रहा था? हर स्क्रिप्ट को कोशिश करना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि मेरे गोद में गिर जाता है स्क्रिप्ट और हर स्क्रिप्ट को मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, स्क्रिप्ट पे तो मेहनत करनी पड़ती है, बट क्या वो आराम से, मेरा मतलब ये है कि स्ट्रगल भी तो बहुत करना पड़ता है अगर आपको एक प्रोजेक्ट हासिल करना हो। स्ट्रगल तो होता है, जैसे मैंने बोला हम डॉक्टर अंबेडकर की फिल्म को 10 साल लगी और जब रवि गुप्ता जी ने मुझे पूछा था पहले ये स्क्रिप्ट के लिए, वो NFDC के हेड थे, MD थे, तब मैं सिंगल थी और जब फिल्म निकली तो बच्चे हो चुके थे। बच्चों इतने बड़े थे 2 बच्चे। तो समझ सकते हैं हाँ, कितना वक्त तो लगता मेरा एक पूरा डेकेड गया वो स्क्रिप्ट में, मगर कोई रिग्रेट्स नहीं है। अच्छा, आपकी जो फिल्म है उसमें काफ़ी हमने देखा है कि बाहर की जो ऑडियंस है उसको बहुत वो कैटर करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी डीप रूटेड इंडियन उसमें वो रहती है। कई बार क्रिटिसिज्म भी हो जाता है कि साहब आप इंडिया की क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं, क्या छवि दिखा रहे हैं लोगों को। इसको आप कैसे, इस क्रिटिसिज्म को आप कैसे लेते हैं? जब सलाम बॉम्बे हमने किया तो श्योर ये क्रिटिसिज्म मिला, मगर जब ऑस्कर नॉमिनेशन मिला तो सब हमारा सलाम बॉम्बे न्यूज़पेपर में आया। मगर सत्यजीत रे को भी वैसे ही क्रिटिसिज्म मिला, स्लमडॉग मिलियनेयर को भी वैसे ही। मुझे लगता है कि आपका इंटेंशन का सवाल है। वैसे नहीं है कि हम कुछ फैब्रिकेट कर रहा है, कुछ इन्वेंट कर रहा है। जो हमने दिखाया सलाम बॉम्बे में वो अभी तक चल रहा है और अभी क्या 30 साल हुए, अभी तक सड़क पे बच्चे हैं। मगर क्या है आपका इंटेंशन? आपका इंटेंशन है एक्सप्लॉइट करने के लिए या आपका इंटेंशन है ये दिखाने से कुछ अच्छा होगा, वो इंटेंशन है। हमने सलाम बालक ट्रस्ट शुरू किया, मीरा और हमारी कॉलीग डिना स्टैफर्ड ने, अब तक चल रहा है। कितने 20,000 30,000 बच्चों सलाम बालक ट्रस्ट से ग्रेजुएट हुए हैं। तो मतलब ये नहीं कह सकते कि आप कोई इनिशिएटिव अगर आप लेते हैं तो उसे छोड़ देते हैं, उसे पूरा भी करते हैं, ये दिखाता है। अच्छा, फिर बाद में आपने खुद भी डायरेक्शन में आप आ गए, आपने खुद फिल्म अपनी बनाई जीजू, लिटिल जीजू, जिसमें आपने अपने बच्चों को ही किरदार बना के उसमें पेश किया। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस। मेरा फर्स्ट टाइम था डायरेक्शन में। मेरा एकदम फैंटास्टिक टीम था, क्रू था और कास्ट था। तो हमने बिल्कुल लव के साथ ये पिक्चर बनाई, बिल्कुल मज़ा के साथ। हाइट ऑफ समर में बनाई, सो लोकेशंस कंफर्टेबल नहीं था, कंफर्टेबल शूटिंग कंडीशन नहीं थे, मगर बिल्कुल सबको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा और मैं कभी भी ये एक्सपीरियंस भूल नहीं सकती। और उसके लिए आपको नेशनल अवार्ड भी मिला? नेशनल अवार्ड मिला फॉर बेस्ट फिल्म ऑन फैमिली वैल्यूज़। तो जिस तरह से आप कह रही थी कि पहले में जनरल होते हैं, जो फिल्म बनाते हैं वो तो जनरल की तरह होते हैं कि सब चीज़ें इकट्ठी करो, तो मतलब अब आप जनरल बन चुकी हैं। नहीं, मुझे अभी इतने साल के बाद ये रियलाइजेशन हुआ है कि आप अलग तरह के भी डायरेक्टर बन सकते हो। हाँ। कि सब लोग जनरल बनने का ज़रूरत नहीं है। तो वो रियलाइजेशन मुझे हुआ और मैं जनरल नहीं थी। मुझे हर दिन जब मैं सेट पे जाती थी मुझे लगता था आई एम सो थैंकफुल कि इतने सारे लोग इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं मेरा जो विज़न है वो रियलाइज़ करने के लिए। तो मैं हर रोज़ ग्रेटफुल थी। वैसे नहीं थी कि जनरल ऑर्डर करो
वैसे नहीं थी। लेकिन ये बताइए कि कितना मुश्किल है अलग हट के फिल्म बनाना, सोचना अपने किरदारों के साथ, वो किरदार जो आपको अपने करीब लगते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स को निकालना, ऐसी सिचुएशंस को निकालना। मुंबई जैसी नगरी में जहाँ सब कुछ मतलब सब तरह की फिल्में बन रही हैं, लेकिन प्रॉफिट कितना कमा रही है एक फिल्म, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे में आपकी जैसी फिल्मों को बनाना कितना कितना मुश्किल काम और कितना चैलेंजिंग है ये? काफ़ी मुश्किल और चैलेंजिंग है। मैं अभी वो लर्न कर रही हूँ। लिटिल जीजू इतना मुश्किल नहीं था, वायाकॉम 18 ने प्रोड्यूस किया था तो इतना मुश्किल नहीं था, मगर ये जो मेरी नई फिल्म मैं बनाना चाहती हूँ उसमें ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है, मगर मुझे लगता है बनेगी फिल्म और अच्छी बनेगी। अच्छा, आपने अडेप्टेशंस और भी किए हैं, लगभग कितने अडेप्टेशंस आपने किए होंगे? बहुत, मैं गिन नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी अडेप्टेशंस किए हैं जो जिनके फिल्म नहीं बनी है, मगर मैंने स्क्रिप्ट लिखी है। क्योंकि अमेरिका में डेवलपमेंट सिस्टम होता है तो उन लोग आपको काफ़ी पैसे देते हैं, स्क्रिप्ट डेवलप करते हैं, मगर कोई ना कोई रीज़न के लिए फिल्म नहीं बनती है। सो काफ़ी किया है, मगर जो अडेप्टेशंस में फिल्म बनी है वो है सच अ लॉन्ग जर्नी, रोहिंग्टन मिस्ट्री की बुक, जिसने शिवसेना ने बैन किया। अच्छा। फिर माय ओन कंट्री, अब्राहम वर्गीस की बुक, नेमसेक, झुम्पा लाहिरी की बुक। तो ये जो अडेप्टेशंस होती है, ये कितना कितना मुश्किल काम होता है? क्योंकि एक नॉवल है, क्योंकि हर नॉवल को तो आप फिल्म नहीं बना सकते, और ख़ास तौर पे ये भी आवाज़ कई बार उठती है जो नॉवल के लिखने वाला होता है कि साहब मेरे नॉवल का ये क्या कर दिया, ये कहाँ से, ये कौन सी फिल्म बना दी इस पे। ये भी बहुत बात, कितना कितना मुश्किल रहता है ये इस तरह से अडेप्टेशंस पे काम करना? मुझे अडेप्टेशंस ईजियर, मेरे लिए ईजियर है, क्योंकि जो कठिन काम है वो ऑथर ने ऑलरेडी किया है। वो क्रिएटिव काम है, ऑथर ने किया है, कैरेक्टर्स है, डायलॉग है, ह्यूमर है, सब चीज़ है बुक में। मुझे जो कठिन लगता है अडेप्टेशंस में लेंथ के बारे में, क्योंकि जो तरह के स्क्रिप्ट्स मैं लिखती हूँ वो 120 पेजेस के से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो लेंथ हमेशा मुझे बहुत हार्ड लगता है अडेप्टेशंस में। कैसे इतनी बड़ी किताब को अडेप्ट करना और कैसे कैसे कट करना, मगर कट करके उनका जो स्पिरिट है, जो ऑथर एक्सप्रेस करना चाहता है, वो इंटैक्ट रहना चाहिए। तो लकीली जो भी बुक्स मैं अडेप्ट करती हूँ वो बहुत एक्सीलेंट किताबें हैं, और लकीली ऑथर्स जो है वो सब खुश हुए अडेप्टेशन के बाद। अच्छा, ये बताइए, मुंबई में इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं, क्या कभी ऐसे बड़े बड़े स्टार्स को लेके भी आप फिल्म बनाना चाहते हैं, या वो रीच से बाहर है? मैं स्टार्स के बारे में नहीं सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ जो अच्छे एक्टर्स हैं, जो रोल को सूट कर रहे हैं। अभी मेरी नई फिल्म में होपफुली इरफान खान होगा, तो मुझे तो इरफान खान बड़ा, मेरे किताब में इरफान खान बड़ा स्टार है और सबसे बड़ा एक्टर भी है। तो ये 3.5, 3.5 अंग्रेजी में बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे? इन मीन 3.5 नहीं वो तो ठीक है, पर आप इसको इंग्लिश टाइटल है, क्योंकि तो आप 3.5 बोलेंगे। प्राइमरीली इंग्लिश फिल्म है हिंदी के साथ। तो 3.5 का क्या मतलब हुआ? वो तो आपको पिक्चर देखना पड़ेगा। एक 1.5 इश्किया भी बनाई थी विशाल भारद्वाज, उसमें भी 1.5 का मतलब लोग पूछ रहे थे, 1.5, अभी तो 3.5। ये फिल्म का कुछ ऐसा मिस्ट्री है। अच्छा, फोटोग्राफी की बात कर लें चलते चलते। आपने पारसीज के ऊपर एक बहुत साल लगा के, लगभग 20 साल लगा के आपने बुक निकाली। ये फोटोग्राफी का शौक क्या अभी भी पैरेलल फिल्मों के साथ जारी है? मैं अभी भी फ़ोटोज़ लेती हूँ, और मेरा पारसीज का शो हुआ था 2013 में, बड़ा शो हुआ था कैमुल गैलरी में बॉम्बे में, मुंबई में, और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में। तो वहाँ कलेक्शन भी उनके पास है पूरे फ़ोटोज़ के। मैं फ़ोटोग्राफ़ी अभी भी करती हूँ, और मुझे फ़िल्म मेकिंग और स्क्रीन राइटिंग में फ़ोटोग्राफ़ी बहुत काम आता है, बिकॉज आई थिंक विजुअली। तो क्या सिर्फ और सिर्फ पारसियों के ऊपर ही आप काम करती हैं, क्योंकि वो आपकी अपनी कम्युनिटी है, या आप दूसरे पिक्चर्स भी खींचते हैं? दूसरे भी करती हूँ, मगर पारसीज का भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट है, अभी क्यों बंद करूँ, मैंने इतने साल किए हैं। दुनिया में सबसे कम
जी। जो पॉपुलेशन है वो जी। पारसीज में ही है और इसके ऊपर काफ़ी काम लोग और भी कर रहे हैं। तो फोटोग्राफी के साथ ये फिल्म, और अब जो आगे हम जाते जाते जो सवाल आपसे करना चाहेंगे वो ये कि अब आगे आप अपनी ज़िंदगी में और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करना चाहती, कौन सी ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगती है, जिनके ऊपर आप काम करना चाहती हैं? First is 3.5, which I'm trying to make. वो बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि वो मुंबई अभी कंटेम्प्रेरी मुंबई के ऊपर है और फ्यूचर मुंबई, और 3 कैरेक्टर, 3.5 कैरेक्टर्स ट्रैवल फ्रॉम द प्रेजेंट टू द फ्यूचर। फ्यूचरिस्टिक फिल्म बनाना बहुत कठिन है क्योंकि VFX ज़्यादा है, स्पेशल इफ़ेक्ट्स, इट्स मोर एक्सपेंसिव, मगर आई नो दैट वंस इट्स मेड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी यूनिक एंड ओरिजिनल फिल्म, क्योंकि ऐसी फिल्म नहीं बनी है इंडिया में। तो ये फिल्म तो एक ज़रूर मुझे बनानी है। और एक चीज़ मैं करना चाहती हूँ, ट्राई करना चाहती हूँ, एक किताब, नावल लिखने की। और मीरा नायर के साथ कोई अगली फिल्म आपकी? अभी मैं लिख रही हूँ बंगाली डिटेक्टिव। वो फिल्म है बेस्ड ऑन अ डॉक्यूमेंट्री कॉल्ड बंगाली डिटेक्टिव। तो वो भी प्रोजेक्ट है जो जल्दी हम देखेंगे, होपफुली। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अपना समय देने के लिए। हमें उम्मीद है कि आप आने वाले समय में इसी तरह के चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स करती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थी सुनी तारापुर वाला, और अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ हम आप मुलाकात कराएंगे तेजस्विनी में। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।